वेल, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। ओके, सो इससे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में बहुत सारे ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते आए हैं, है ना। यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक सिंगल सेल, एक प्लांट बॉडी की एक सिंगल सेल या कि एक छोटा सा टिश्यू सेल सब मिलके क्या बना देता है, टिश्यू बना देता है, राइट। सो एक सिंगल सेल या कि टिश्यू से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके एक होल प्लांट बॉडी को जनरेट करा सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एक छोटे सी सेल से, ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट, एंटायर प्लांट बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं बाय प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। ओके, सो यहाँ पे प्लांट्स को हम फॉर्म कर रहे हैं ना, जनरेट करा रहे हैं ना प्लांटलेट को, दिस इज़ प्योरली बाय आर्टिफिशियल टेक्निक, नेचुरली नहीं है, ठीक है। जैसा जूलॉजी में आप पढ़े होंगे, लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे फॉर्म होता है ना, एक सिंगल सेल जाइगोट या कि मतलब उसको मतलब क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में कुछ स्टेज तक ग्रो किया जाता है, उसके बाद फीमेल की ऊम में इम्प्लांट की जाती है। सो उसी तरह का इमेजिनेशन आप अगर प्लांट सिस्टम में अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक सिंगल सेल है या कि टिश्यू है, उसको टेस्ट ट्यूब में हम ग्रो करा रहे हैं कुछ स्टेज तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लांट पॉट में, ठीक है, उस प्लांट छोटा सा प्लांट तक ग्रो करा के उसको लगा देंगे, वो भी बाकी प्लांट्स की तरह ग्रो करना शुरू कर लेगा फर्दर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट दी सिंपल स्टोरी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। ओके, सो एक टेस्ट ट्यूब में प्लांट टिश्यू को हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीडियम दे के उसको ग्रो करा रहे, ठीक है। सो लेबोरेटरी कंडीशन में इसको ग्रो करा रहे, फिर बाद में उसको ये भी मतलब नेचुरली जिस तरह का प्लांट्स ग्रो करते हैं उस तरह ग्रो करना शुरू कर लेगा। ओके, सो ये प्लांट टिश्यू कल्चरिंग करने का मतलब एम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आजकल के ज़माने में हमें पता है फर्टाइल लैंड जो है, एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड बहुत ही कम हो चुका है, सही है कि नहीं, है ना। तो बहुत ही कम हो चुका है, तो मतलब अगर हमें मतलब प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्लांट क्रॉप्स को हमें ग्रो करानी है। सो इतना क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए उतनी लैंड एरिया तो मिलना पॉसिबल नहीं है ना, और उसके लिए वक्त भी तो लगता है, राइट। वक्त भी लगती है और मेंटेनेंस भी लगता है और बहुत सारे झमेला है, राइट। पर अगर ये सब को अगर हम थोड़ा मतलब सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में लेबोरेटरी कंडीशन में अगर हम ये प्रोसेस को कन्वर्ट कर सकते तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, जहाँ पे हम, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स को एक साथ ग्रो करा सकते, और एक साथ ग्रो करा रहे ना, ठीक है, वो सब जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमें एक मैंगो की फ्लेवर बहुत ही पसंद आई है, ठीक है, मैंगो की फ्रूट बहुत ही पसंद आई है, उसमें सारे मतलब सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उस मैंगो का पेड़ में, तो हम क्या कर सकते हैं, यही प्लांट हमें चाहिए, कुछ 1000 पेड़ चाहिए, तो हम क्या करना है, इसको मतलब ग्रो कराना, एक पूरा गार्डन में ग्रो कराना टफ हो जाएगा ना। तो अभी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, जहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मतलब आम उसी क्वालिटी के साथ हमें मिलेगा इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ दी प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम भी रहेंगे, जेनेटिकली सेम भी रहेंगे, ठीक है। सो नो विल एंटर इनटू the methodology of plant tissue culturing. Okay, so it is the technique of maintaining, growing of plant cells, टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स। सो प्लांट सेल को, टिश्यू को या कि ऑर्गेन को स्पेशली आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ग्रो कराएंगे, ठीक है। इसको ग्रो करना उतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मतलब एक लेबोरेटरी कंडीशन में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे, ठीक है। सो इन सूटेबल कंटेनर्स अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लांट सेल्स को या कि टिश्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में इसको सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को प्रोवाइड करके हम ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। सो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू मैंने जैसा बताया आपको, थाउजेंड्स ऑफ
प्लांटलेट्स को भी हम क्या कर सकते, एक ही समय पे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ग्रो करा सकते, राइट. सो थ्रू टिश्यू कल्चर थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके, सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं. माइक्रो मतलब क्या है कि माइक्रो मतलब क्या है, एकदम से छोटा, है ना. प्रोपगेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन. सो स्मॉल स्मॉल टिश्यू और स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपगेट करा सकते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग. ओके, द प्लांट मटेरियल जो कि हम यूज़ करते हैं ना टिश्यू कल्चरिंग के लिए, वो क्या होगा, हो सकता है कि कुछ लीफ का थोड़ा सा एक टिश्यू हो, या कि हो सकता है कि शूट से कुछ छोटा सा टिश्यू को कट करके हमने निकाला है, कि रूट से, कहीं से भी प्लांट बॉडी की कोई भी पार्ट से हम छोटे से टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं, कट करके निकाल सकते, निकाल के उस टिश्यू को टेस्ट ट्यूब में डाल के प्रॉपर मीडियम दे के हम क्या कर सकते, ग्रो करा सकते. ठीक है. सो दैट टिश्यू प्लांट मटेरियल जो जिस प्लांट मटेरियल को हम सिलेक्ट कर रहे, कट करके निकाल रहे, यूज़ कर रहे टिश्यू कल्चरिंग के लिए, उस प्लांट मटेरियल को हम कहते हैं एक्सप्लांट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक्सप्लांट. Okay, explant. So the plant material used to initiate tissue culture is called explant. Okay. सो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो सब जेनेटिकली सेम रहेगा. मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स का अगर हमें बनानी है तो सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स भी जेनेटिकली क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, जैसे क्लोन जैसा रहेगा. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं, या कि सोमैटिक क्लोन बोलते हैं. ओके, क्योंकि बॉडी टिश्यू से ये क्लोन बनाया गया ना, राइट. रूट, लीफ या कि शूट से टिश्यू को निकाल के ये इस तरह का क्लोन्स बनाया गया. सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्लोन्स बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पे ना कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है ना. तो कैसा लगेगा, आप सोचो, एक ह्यूमन बॉडी का एक छोटा सा मतलब हाथ से कुछ टिश्यू को निकाल के हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, वहाँ से मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन गया. कैसा लगेगा सोचने में, राइट. Which is quite not possible in case of animal body, animal system, right? But the same is quite possible in plant system. तो एनिमल सिस्टम में पॉसिबल नहीं, कंप्लीटली नहीं है करके बोल नहीं सकते. रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट. हम एनिमल टिश्यू, जैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग पढ़ रहे ना, उस तरह का एनिमल टिश्यू कल्चरिंग भी है. ओके, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल या कि टिश्यू से एक ऑर्गन तक हम डेवलप करा सकते हैं. इतना तक पॉसिबल हुआ है रिसर्च में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, किडनी या कि लिवर, इस तरह का मतलब ऑर्गन्स को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं. ठीक है, बट डेवलपिंग होल organism quite impossible. Okay, fine. बट वेर इज इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी का जो स्टोरी में सुनाई थी, कंपेयर करने के लिए आपको, वहाँ पे भी सर्टेन स्टेज तक हम टेस्ट ट्यूब में डेवलप करते, राइट. उसके बाद तो अल्टीमेटली हम पेरेंट बॉडी में उसको क्या कर देते, इम्प्लांट करा देते. सही है कि नहीं. सो प्लांट में जिस तरह का मतलब एक प्लांटलेट स्टेज तक हम पॉसिबली ग्रो करा पा रहे, तो वैसा एनिमल बॉडी को ग्रो कराना उतनी आसान नहीं है. ठीक है, फाइन. चलो, सो यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में क्या पॉसिबल हुआ, एक सिंगल सेल से होल प्लांट बॉडी की जनरेशन जो है कि पॉसिबल हुई है, राइट. सो ये सिंगल सेल को क्या कैपेसिटी था, इस सिंगल सेल को बार बार डिवाइड होने का कैपेसिटी रहा, है ना. सो बार बार डिवाइड हो पाए तभी तो एक मास ऑफ टिश्यूज़ बना है, राइट. टिश्यूज़ बना पाए और ये टिश्यू फर्दर डिवाइड होते एंड डिफ्रेंशिएट भी हुआ. डिविजन एंड डिफ्रेंशिएशन दोनों हुआ. उसकी वजह से क्या फॉर्म किया, छोटा सा प्लांटलेट को ये फॉर्म करा पाए, राइट. फाइन. सो एक सिंगल सेल से ये प्लांटलेट की जो डेवलपमेंट है ना, सो दिस इज ड्यू टू द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ द सिंगल सेल टू अंडरगो कंटिन्यूस डिवीजन, है ना. ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर पाए तभी तो यहाँ से ये जो डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ था ना, राइट. सो ये सिंगल सेल के अंदर जो कैपेसिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी. ओके, सो टोटीपोटेंसी मतलब पोटेंशियल, राइट, ऐसा याद रखना. सो इसको जिन्होंने प्रपोज किए, इस हैबरलैंड ने टोटीपोटेंसी जो टर्म को फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे. सो इट इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल. ठीक है, तो एक सिंगल सेल से एंटायर प्लांट की फॉर्मेशन जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं. ओके, फाइन.
चलो, सो मूविंग ऑन टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि एक प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब क्या है, मैंने आपको बताई थी, एक सिंगल सेल या कि टिश्यू जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं। प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन उसमें हमें प्रोवाइड करनी है, तब जाके ये जो ग्रोथ है पॉसिबल हो पाएगा इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, राइट। सो क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। एक सिंगल सेल से होल प्लांट बॉडी फॉर्म होना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा। अगर आप सोचो, अगर नेचुरली ये प्रोसेस हो जाता तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाता, एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म रहता, एंडोस्पर्म नरिशमेंट दे देता डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वहाँ से रूट और शूट की डेवलपमेंट होती है। बेसिक सा स्टोरी आपको पता है पहले से, है ना। पर यहाँ पे नरिशमेंट करने के लिए कोई एंडोस्पर्म नहीं है ना, सही है कि नहीं। तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो सिंगल सेल जो है, ठीक है। कोई भी प्लांट पार्ट से हम जो टिश्यू या कि सेल को हमने निकाला है एक्सप्लांट की फॉर्म में, उस एक्सप्लांट को नरिशमेंट मिलना चाहिए, तभी तो फर्दर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, राइट। सो तो ये सब के लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करना जरूरी है। सो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब क्या है, क्योंकि नरिशमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जो लगेगा उसको हम क्या करेंगे, एक लिक्विड मीडियम में या कि एक जेल बेस्ड मीडियम में, सॉलिड मीडियम में बना के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम, जहाँ पे प्लांट को क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, ओके। सेकेंड इज स्टेरलाइजेशन और एसेप्टिक कंडीशन। मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं, है ना। एक छोटे से टिश्यू से होल प्लांट बॉडी को हम डेवलप करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा तो जो प्लांट डेवलप होगा वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, सही है कि नहीं। कुछ वायरल इन्फेक्शन या कि कुछ फंगल इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी अगर उस टिश्यू लेवल पे अटैक कर दिया तो फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं होगा ना, सही है कि नहीं। सो हमें जब प्लांट टिश्यू कल्चरिंग हमें परफॉर्म करना हो, जब हमें लेबोरेटरी कंडीशन में सारे आर्टिफिशियल मीडियम को प्रोवाइड करना हो, तब हमें एंश्योर करनी है वहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स की प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो देयर शुडंट बी एनी फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन दी प्लांट टिश्यू कल्चरिंग मेथडोलॉजी, ओके फाइन। सो नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे एक छोटे से टिश्यू को बार बार सेल डिवीजन करके उसको मतलब होल प्लांट की फॉर्म में ग्रो करा रहे हैं ना, तो इसके लिए प्रॉपर एरेशन भी तो लगता है ना। सेल को भी क्या करना पड़ता है, राइट, प्रॉपर मतलब सांस लेनी पड़ती है, राइट, और उसको भी सेल डिवीजन के लिए ऑक्सीजन लगता है, तो प्रॉपर एरेशन इसको प्रोवाइड करना भी जरूरी होता है, ठीक है फाइन। सो हम क्या करेंगे अभी न्यूट्रिएंट मीडियम और स्टेरलाइजेशन के बारे में और थोड़ा चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीज़ें होता है। सो यहाँ पे प्लांट की बेसिक ग्रोथ के लिए जो कुछ भी लगता है, जैसा हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लगता होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगती है ना, उसी तरह प्लांट बॉडी को भी तो लगता है। हमने क्लास 11 में इसके बारे में हमने डिस्कस किया इन द चैप्टर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। वहाँ पे हमने डिस्कस किए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट डेवलपमेंट के लिए सब लगता है करके। सो वी हैव टू एंश्योर जो आर्टिफिशियल मीडियम बनाएंगे न्यूट्रिएंट मीडियम, उसमें प्लांट के लिए जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो सही तरह से उसको मिल जाए, ओके। सो लाइक बेसिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी उसमें रहना चाहिए, ओके। सो पोटेशियम, सोडियम, इस तरह का जो भी सॉल्ट्स प्लांट के लिए लगता होगा वो सब भी मिलना चाहिए। एंड वाइटामिन्स भी उसको मिलनी चाहिए उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एंड अमाइनो एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमाइनो एसिड रहेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डर, राइट। सो प्लांट की स्ट्रक्चर बनने के लिए प्रोटीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए हमें प्रॉपर अमाइनो एसिड्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड ये सेल डिवीजन हो रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि क्या कर रहे हैं, सेल कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी लगेगा। सो देयर हैज़ टू बी सम सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। उसके लिए एनर्जी के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। दैट एनर्जी सोर्स इज द फॉर्म ऑफ अ शुगर, दैट इज सुक्रोज, ओके। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सुक्रोज यूज़ करते हैं, ओके। इट एक्ट्स एज अ कार्बन सोर्स as well as the energy source, okay, energy source, fine.
एंड उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें आर्टिफिशियल मीडियम में प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्लांट में इन नेचर उसमें क्या रहता है, प्लांट हार्मोन्स रहती है प्लांट बॉडी में, है ना, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, सब के बारे में हमें आइडिया है। सो ये प्लांट बॉडी में इनहेरेंट जो रहता है वो तो अभी नहीं रहेगा, इसलिए हमें आर्टिफिशियली इसको भी प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन में टिश्यू कल्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट दो हार्मोन्स जो है, दैट इज वन इज साइटोकाइनिन एंड अदर इज ऑक्सिन। ओके, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइटोकाइनिन हमें पता है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा देर यूज़ होता है। साइटोकाइनिन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है जो कि टिश्यू कल्चरिंग में यूज़ होता है, दैट इज बाप, ओके, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, ओके, बाप यूज़ होती है। एंड ऑक्सिन में सबसे इंपॉर्टेंट 2,4,D, ये भी आपको पता है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इन शॉर्ट 2,4,D बोलते हैं इसको हम। एंड वन मोर ऑक्सिन जो कि यूज़ होता है ज़्यादा देर, दैट इज NaA, नैप्थलिन एसिटिक एसिड। ओके, सो 2,4D एंड नैप्थलिन एसिटिक एसिड और द सोर्सेज ऑफ ऑक्सिन। एंड साइटोकाइनिन में जो ज़्यादा देर यूज़ होते हैं दैट इज बाप, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, ये आपको क्वेश्चन में आती है। ओके, फाइन, चलो। Okay, so moving on to the sterilization or the aseptic condition, उसकी अगर हम बात करेंगे तो जो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम एंश्योर करते हैं द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, राइट, क्योंकि अगर रहेगा तो वो प्रोसेस को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, राइट। सो स्टेरिलाइजेशन इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टेरिलाइजेशन की अगर बात करते तो दो तरह का स्टेरिलाइजेशन है, एक जो है कि कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, दूसरा है कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और सरफेस स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये मतलब किसके लिए परफॉर्म की जाती है। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है, जो मतलब हम वेसल्स को यूज़ करते, जो मतलब इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए, वो सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, मतलब ऑटोक्लेविंग इक्विपमेंट में डाल देंगे। व्हाट इज़ दिस ऑटोक्लेविंग इक्विपमेंट? आपके घर पे प्रेशर कुकर होता होगा ना, उस तरह का प्रेशर कुकर की तरह एक इक्विपमेंट रहता है लेबोरेटरी में, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। ये प्रेशर कुकर की तरह जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट में, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, इसमें मतलब स्टीम और प्रेशर जो डेवलप होती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा वो सब मर जाएगा। ओके, सो इस ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर क्या रहता है, हम क्या मेंटेन करना पड़ता है, हमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 LB प्रेशर हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 LB प्रेशर में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ऑटोक्लेविंग मशीन और ऑटोक्लेविंग इक्विपमेंट। सो इस ऑटोक्लेविंग इक्विपमेंट में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ों को डाल देते टू मेक माइक्रोब फ्री। सो हम कल्चर वेसल जो कि टेस्ट ट्यूब हो या कि फ्लास्क हो, कल्चर फ्लास्क हो जिसमें हम टिश्यू को ग्रो कराएंगे, वो कल्चर फ्लास्क को इसके अंदर रख सकते हैं। एंड न्यूट्रिएंट मीडियम, सो न्यूट्रिएंट मीडियम जो हम यूज़ करेंगे, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे चीज़ें हैं, अमीनो एसिड है, शुगर है, सब कुछ है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर ये सब मिलेगा तो वो भी तो खुशी खुशी ग्रो करेगा उस कल्चर मीडियम में, है ना। तो हमें इससे बचानी है, इसलिए ये न्यूट्रिएंट मीडियम में टिश्यू को डालने, प्लांट टिश्यू को डालने से पहले इसको माइक्रोब फ्री बनानी है। सो ये न्यूट्रिएंट मीडियम को भी हमें क्या करना है, ऑटोक्लेविंग मशीन में दे देना है, ठीक है। मतलब वो कल्चर फ्लास्क के साथ हमें इस मीडियम को भी अगर दे देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये माइक्रोब फ्री बन जाएगा, ठीक है। एंड जो केमिकल्स हम यूज़ करेंगे उसको भी हम ऑटोक्लेव में दे सकते हैं ताकि वो केमिकल्स भी स्टेरिलाइज हो जाए, ओके। एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सप्लांट को, दैट इज़ अ प्लांट मटेरियल जो है ना, उसको कट करने के लिए हम सिसर्स यूज़ कर सकते हैं या कि कुछ स्कैल्पल यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह का जो भी इक्विपमेंट्स या कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसीजर में, जो कुछ भी हम यूज़ करेंगे उन सबको भी हमें क्या करना है, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हमें परफॉर्म करनी है बाय यूटिलाइजिंग ऑटोक्लेविंग,
ओके। सो ये ऑटोक्लेविंग यूज़ करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम फिल्टर स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट मीडियम हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम में कभी कभी कुछ कुछ मटेरियल्स इस तरह का हम ऐड करते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होता है, तो उसको 121 डिग्री सेल्सियस में अगर हम मतलब हीट करेंगे तो तब तो मतलब वो डीनेचर होने का चांसेस ज़्यादा है ना। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट कभी कभी हम क्या भी कर सकते हैं, फिल्टर करके भी उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैम फिल्ट्रेट में फिल्टर करने के समय पे डस्ट वस्ट तो निकल जाएगा, माइक्रोब कहाँ से निकलेगा? देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर दैट इज़ यूज्ड, जिसकी साइज़ बहुत ही छोटा होता है, इवन माइक्रोब्स की साइज़ से भी छोटा होता है, ताकि वो माइक्रोब्स अगर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो फिल्ट्रेट करने में, फिल्ट्रेशन की करने के वक्त में वो फिल्ट्रेट में माइक्रोब्स बिल्कुल नहीं रहेगा, ऊपर ही रह जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। सो दीज आर द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। एंड वन मोर टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज व्हाट इज अ सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है? आजकल तो हम इतना सारा सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, है ना, अपने हाथ में भी एथेनॉल यूज़ करते रह रहे, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे, राइट। सो इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स माइक्रोब फ्री, सही है कि नहीं, है ना, हमारे हाथ में कोई वायरस ना रह जाए, बैक्टीरिया ना रह जाए, इसलिए तो इतनी बार सैनिटाइजर लगा रहे ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पे हम इथेनॉल या कि सैनिटाइजर यूज़ करके हमारे हाथ को अच्छे से पोंछ रहे, है ना, सही है कि नहीं। सो जो साइंटिस्ट ये जो टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, है ना, सो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजिस्ट या कि साइंटिस्ट इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में, तो जो करेंगे उनके हाथ में भी कोई माइक्रोब रहना नहीं है। अगर वो उनका हाथ में रहेगा तो वो कंटामिनेशन हो जाएगा टिश्यू कल्चरिंग में, है ना। सो तो क्या करना है, हमारे जो सरफेस हाथ जो है जिसको हम मतलब यूज़ करेंगे प्रोसीजर करने के लिए, वो सब को भी हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल वगैरह स्प्रे करते करते हम क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं। एंड सरफेस स्टेरिलाइजेशन एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होगा, जहाँ पे ये जो टिश्यू कल्चरिंग मेथड की जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मतलब लेबोरेटरी सरफेस जहाँ पे हम करेंगे, वहाँ पे भी वो एनवायरनमेंट को, वहाँ पे भी फॉर एग्जांपल एक टेबल के ऊपर आप ये प्रोसीजर को कर रहे हो, तो पूरा टेबल को आप ऑटोक्लेव मशीन में रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे ना। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग एथेनॉल, और इवन समटाइम्स मर्क्यूरी क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सरफेस स्टेरिलाइजेंट। ओके, सो इस तरह का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट को जनरेट करा सकते हैं। फाइन, ओके। सो अभी स्टेरिलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, ठीक है। सो आफ्टर स्टेरिलाइजेशन अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर क्या होती है। ओके, सो टिश्यू कल्चरिंग की टाइप्स क्या क्या होते हैं। टिश्यू कल्चरिंग के टाइप के बारे में अगर हमें बात करनी है तो दो तरह का टिश्यू कल्चरिंग मेथडोलॉजीज़ है। एक जो है कि न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम को हम यूज़ कर रहे हैं, एंड एक और जो है एक्सप्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह का एक्सप्लांट को हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रूट, शूट या कि लीफ, वहाँ से टिश्यू को निकाल रहे हैं, कहाँ से हम वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, या कि सेल को हम निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चरिंग बेस्ड अपॉन द एक्सप्लांट दैट इज़ यूज्ड। ओके, एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट दी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से हम टिश्यू कल्चरिंग मेथड को कैसा हम डिस्टिंग्विश कर सके। न्यूट्रिएंट मीडियम जो है दो तरह का हो सकता है, एक सॉलिड मीडियम हो सकती है, दूसरा एक लिक्विड मीडियम हो सकता है, ठीक है। सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम मतलब है क्या, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब पहले क्या है, सो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सोर्स जहाँ पे प्लांट को नरिशमेंट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो आप समझ लो मतलब प्लांट को, मतलब ये तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक छोटा सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, तो खुद का खाना खुद पकाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो हमें न्यूट्रिएंट मीडियम देनी पड़ रही है। इस मीडियम बेसिकली आपको कैसे इमेजिन करना है, फॉर एग्जांपल पानी में छोटे बच्चों को क्या करते हैं, सेरेलैक वगैरह घोल के पिलाते हैं ना, राइट। उसमें क्या रहेगा, उस बच्चे की ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहे वो सब रहेगा। उसी तरह एक पाउडर रहता है, न्यूट्रिएंट पाउडर होता है, उस न्यूट्रिएंट पाउडर मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए, ओके। सो प्लांट की ग्रोथ के लिए पाउडर होती है, उस न्यूट्रिएंट पाउडर को पानी में घोलेंगे, बन जाएगा न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके।
इन द सिंपल टर्म्स यही है न्यूट्रिएंट मीडियम की मतलब। ओके, सो तो इस तरह का जो हम पानी में मिक्स कर रहे हैं ना, तो इसको लिक्विड फॉर्म में वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं, या कि इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ अगार को यूज़ करके। अगार इस जेली लाइक सब्सटेंस, आपको पता है क्लास 11 में आपने एल्गे में पढ़े होंगे, है ना, सो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में। सो ये अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली पुडिंग बनाने में यूज़ होता है ना, तो ये अगार को अगर हम यूज़ करेंगे तो ठीक है, तब क्या होगा, ये लिक्विड मीडियम सॉलिडिफाई बन जाएगा, जेली लाइक सब्सटेंस की तरह बन जाएगा, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू को ग्रो करा सकते हैं। सो यहाँ पे दो तरह का मीडियम बन गया, एक जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, दूसरा अगार डालने के बाद सॉलिडिफाइड मीडियम बन जाएगा। ओके, सो जो लिक्विड मीडियम है, ठीक है, उसको हम सस्पेंशन कल्चर टाइप बोलते हैं, एंड जो सॉलिड मीडियम है उसको हम कैलस कल्चर बोलते हैं। ओके, सॉलिड मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कैलस कल्चर। तो ये कैलस बेसिकली ये जो नया टर्म आ रही है हमें, ये क्या है हमें समझनी है। सस्पेंशन की मतलब आपको समझ आ रहा है ना, सस्पेंशन मतलब क्या, लिक्विड में कुछ सेल या टिश्यू ग्रो करेगा तो वो तो ऑब्वियसली सस्पेंड करेगा, तो दैट इज व्हाट इज अ सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर, ये कैलस ये जो नया टर्म आ रही है ना, एक है क्या, पहले समझ लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बताई थी, एक सिंगल सेल से पहले टिश्यू बनेगा, और ये टिश्यू से एक प्लांट की फॉर्मेशन होगी, सही है कि नहीं, है ना। सो ये सिंगल सेल से जो टिश्यू बनना है, ये सेल बार बार बहुत बार डिवाइड होगी, काइंड ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह, है ना। सो मेरिस्टेमेटिक सेल की डेफिनेशन हम क्या पढ़े होंगे, इट इज़ अ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, है ना, सही है कि नहीं। ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बार बार डिवाइड करके क्या होगा, बाद में डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होकर एक परमानेंट टिश्यू बनाएगा, राइट। उसी तरह ये सिंगल सेल जो है टिश्यू कल्चरिंग में, जब इनिशियल सेल हम यूज़ करते हैं, सिंगल सेल के अंदर टोटिपोटेंट कैपेसिटी इसमें रहता है, जिसकी वजह से बार बार डिवाइड कर पाती है। तो इस स्टेज में ये क्या रहेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या, अभी तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, जस्ट मास ऑफ टिश्यूज, राइट, मास ऑफ सेल्स टुगेदर। ओके, सो ये जो टिश्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते, क्या बोलते हैं, कैलस। So callus is nothing but similar to a meristematic tissue. It is a undifferentiated tissue. It is a continuously dividing group of cells. Okay, यही ये callus. So ये callus से ही further differentiate होके shoot और root की formation होगी। समझ आ रहे हैं आपको? Very good. Okay. सो ये कैलस कल्चर या कि सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें कल्चर कैसा ग्रो करेगा पहले हम डिस्कस करते हैं। सो कैलस कल्चर क्या होता है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगार की इस्तेमाल की जाती है, अगार इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, सो इट इज़ अ सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम, नॉट अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। मेरा सस्पेंशन कल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम की यूसेज होती है, एंड यहाँ पे अगार की कोई यूसेज नहीं है। कैलस फॉर्मेशन के समय पे कैलस कल्चर में सॉलिड मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का भी यूसेज होता है, वेरस सस्पेंशन कल्चर में सिर्फ ऑक्सिन की यूसेज होता है, ठीक है, फाइन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्दर कंटिन्यूएशन, कैलस कल्चर में क्या होता है, कैलस कल्चर में एक्सप्लांट जब हम यूज़ करेंगे ना, उसकी साइज़ एक्सप्लांट जो है काफ़ी बड़ा साइज़ की एक्सप्लांट यूज़ करनी पड़ती है इन केस ऑफ कैलस कल्चर। वेरा सस्पेंशन कल्चर में एक्सप्लांट की साइज़ छोटा होने से भी चल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे ग्रोथ रेट जो होगा ना, जब हम कैलस कल्चर परफॉर्म करेंगे, सॉलिड मीडियम से जो ग्रोथ होगा, मीडियम के ऊपर जब टिश्यू की ग्रोथ होगी, ग्रोथ रेट जो है ना वो थोड़ी स्लो होता है, ठीक है। वेरस इन केस ऑफ सस्पेंशन कल्चर यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है कि फास्ट होती है, ठीक है। रीज़न क्या है, यहाँ पे पहले आप देखो, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट अगार मीडियम है, इसके ऊपर एक सेल को रखा है, इस सेल से अभी क्या फॉर्म हो रहा है, कैलस टिश्यू बन रही है। ओके, सो दिस इज टिश्यू, कैलस मार्क कर दिया। ओके, वेरस ये जो रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना धीरे धीरे स्लोली होता है, इसके लिए बहुत सारा रीज़न होगा। वो क्या रीज़न है आप खुद समझ सकते हो जब हम कंपेयर करेंगे इसको सस्पेंशन कल्चर के साथ। ओके, सो सस्पेंशन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो जैसा ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पे यूज़ की जा रही है, यहाँ पे कल्चर फ्लास्क को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड मीडियम है ना, इसलिए फ्लास्क को यूज़ कर रहे हैं। इस फ्लास्क में ब्लैक कलर में जो टिश्यू बने डॉट बनाया गया ना, दिस इज ए सिंगल सेल। ओके, ये सिंगल सेल अभी क्या कर रहे हैं, बार बार डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड मीडियम में इधर उधर डिस्पर्स होकर ग्रो करेगा, फैल के ग्रो करेगा, राइट। सो ये जो सेल्स जो है कि बेसिकली सस्पेंड कर रहे हैं इस लिक्विड मीडियम में, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे लिक्विड कल्चर मीडियम में
प्रॉपर फास्ट ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए ये जो कल्चर फ्लास्क है ना, इसको एक शेकर के ऊपर रखा जाता है। तो शेकर के ऊपर जो भी चीज़ को हम रखते हो क्या होता है, शेक होता है ना, थोड़ा सा, सही है कि नहीं, है ना, थोड़ा सा शेक होते रहेगा तो ये जो अंदर की न्यूट्रिएंट मीडियम है अच्छी तरह से ये घूमेगा, अंदर गोल 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 बनेगा, सही है कि नहीं, है ना। सो अच्छी तरह से ये न्यूट्रिएंट मीडियम मिक्स होने के लिए मदद करेगा जब इस कल्चर फ्लास्क को हम शेकर के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह का शेकर वेकर के ऊपर हम इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सॉलिड मीडियम है। सॉलिड मीडियम में शेकर के ऊपर रखने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। सो सॉलिड एकदम फुम रहेगा ना, वेरस लिक्विड जो है ये क्या होगी, अच्छी तरह से शेक हो पाएगी एंड अंदर की न्यूट्रिएंट मीडियम पूरा अच्छी तरह से क्या होगा, मतलब ये एक प्रॉपर होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनने में हेल्प करेगा। और ये जो होमोजेनाइज्ड मिक्सचर यहाँ पे बनेगी ये हर एक सेल को न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला था एक शेकर के ऊपर रखा जाता है करके, यहाँ पे शेकिंग जब की जाती है, ठीक है, कितनी आरपीएम में, कितनी रेवोल्यूशन पर मिनट में ये यहाँ पे मतलब ये शेकर रन करता है, 100 to 250 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट में क्या होना पड़ता है, इस शेकर को मतलब इसको रोटेट करना पड़ता है। ओके फाइन। सो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर बनने की वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक फास्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से मिलेगा सारे सेल्स को एंड यहाँ पे एरेशन भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एरेशन जब प्रोवाइड होगा बबल्स भी यहाँ पे फॉर्म होंगे, ये छोटे छोटे बबल्स जो बन रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन एयर भी मिलेगी, साथ साथ में नरिशमेंट भी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे ये सब की वजह से यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन की रेट जो है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई सस्पेंशन कल्चर में फास्टर ग्रोथ रेट होती है, वेरस कैलस सेल कल्चर में स्लोअर ग्रोथ रेट होता है। ओके फाइन। ओके, सो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, प्लांटलेट की फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया, एक सिंगल सेल से मास ऑफ टिश्यू कैलस की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना। तो इसके आगे कैसे होगा, इसके आगे क्या होगा, है ना, वो कैलस या प्लांटलेट की रूट शूट की फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए ना, सही है कि नहीं। सो प्लांटलेट की फॉर्मेशन कैसा होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट। प्लांटलेट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, दो तरह का प्लांटलेट फॉर्मेशन हो सकता है। एक जो है कि शूट रूट रीजेनरेशन मेथड, आप देखो शूट रूट रीजेनरेशन मेथड एंड द सेकेंड इज द सोमैटिक एम्ब्रियो रीजेनरेशन मेथड। ओके, वन इज द शूट रूट रीजेनरेशन, सोमैटिक एम्ब्रियो रीजेनरेशन। जो मतलब कैलस कल्चर सॉलिड मीडियम में जो ग्रो हो रहा था ना, जो कैलस, ठीक है, ये जो कैलस है, ठीक है, आगे यहाँ से प्लांटलेट की जनरेशन होनी है। तो ये शूट रूट रीजनरेशन मेथड में पहले शूट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद रूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो कैसा होता है, इसके लिए एक टेक्निक है। सो ये जो मीडियम है ना, सॉलिड मीडियम, अगर इसमें, ठीक है, साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है, साइटोकाइनिन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा रहेगा तो तब शूट की प्रमोशन होगा, शूट की फॉर्मेशन होगा। ओके, सो शूट की डेवलपमेंट हो जाएगी, शूट फॉर्मेशन होके 2 से करीब 3 सेंटीमीटर तक ग्रो हो गया। अभी ऑक्सीजन को ज़्यादा देंगे। ओके, सो अभी ऑक्सीजन ग्रेटर देन साइटोकाइनिन जब होगा, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, रूट की जनरेशन होगा, ठीक है। सो आप ये भी आपको क्वेश्चन में आती है, साइटोकाइनिन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से जब ज़्यादा होता है तब क्या होती है, मतलब यहाँ पे शूट फॉर्मेशन होता है। जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज़्यादा होता है तब रूट फॉर्मेशन होती है। आप पूछ सकते हैं मैम एक ही मीडियम में पहले साइटोकाइनिन को कैसे ज़्यादा किया, फिर ऑक्सीजन को कैसे ज़्यादा किया आपने, या ये तो सॉलिड मीडियम है, ऐसा पूछ सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे कैलस को पहले क्या चेंज करेंगे, नेक्स्ट एक और नया टेस्ट ट्यूब में देंगे जिसमें साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तब वहाँ पे शूट जनरेशन होगा। फिर इसको मतलब ये शूट जो बन गया ना, इसको उठा के एक और नया टेस्ट ट्यूब में देंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ पे रूट जनरेशन भी हो जाएगा। अभी प्लांटलेट की डेवलपमेंट हो चुका है, यही हमारा एम था ना, टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा प्लांटलेट तक हमें डेवलप कराना था, जो कि डेवलपमेंट कर दिए बाय यूजिंग शूट रूट रीजनरेशन मेथोडोलॉजी। वेरस एक और मेथोडोलॉजी है दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन। सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे एज यूजुअल जो लिक्विड कल्चर मीडियम था ना, उसकी थ्रू यहाँ पे भी कैलस बनेगा, मास ऑफ टिश्यू बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देते हैं हम, साइटोकाइनिन की यहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको बताई थी जो कि सस्पेंशन कल्चर में सिर्फ हम ऑक्सीजन देते हैं, साइटोकाइनिन नहीं देते, है ना।
क्योंकि यहाँ पे हमारा एम शूट और रूट को डेवलप करना नहीं है, यहाँ पे हमें एम्ब्रियो को डेवलप कराना है, ठीक है, फाइन। सो इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हम देते हैं, यहाँ पे साइटोकिनिन नहीं देते, ओके। सो जब सिर्फ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा ना, ठीक है, दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे जब एम्ब्रियो बनता है ना बाबा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन की थ्रू तो नहीं हुआ ना, एक सोमैटिक सेल, एक बॉडी, प्लांट बॉडी की एक पर्टिकुलर टिश्यू से यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनी है, इस एम्ब्रियो को हम सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे, ओके। सो ये जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो को हम नया कल्चर वेसल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फिर से प्लांटलेट की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो से प्लांटलेट की फॉर्मेशन कैसा होता है हमें तो पता ही है ना, रूट और शूट की जनरेशन हो जाता है। सो यहाँ पे भी प्लांटलेट बन रही है, यहाँ पे भी प्लांटलेट बन रही है, पर यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन पहले होके उसके बाद प्लांटलेट की फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन मेथडोलॉजी, ओके। तो यहाँ तक हमें पता चल गई कि प्लांटलेट तक डेवलपमेंट हो गया। अभी आगे क्या, इस प्लांटलेट को हमें क्या करनी है, अभी निकाल के एक छोटा सा पॉट में, लेबोरेटरी कंडीशन में एक छोटा सा पॉट में हमें इसको मेंटेन करना है कुछ दिन तक। उसके बाद उसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड में, ओके, फाइन। चलो, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि दिस इज कॉल्ड हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या की जाती है, यहाँ पे प्लांट को हम क्या करेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड में देने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्लांटलेट को ग्रो करा है ना, इट इज़ प्योरली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हमने ग्रो करा है ना। पर इसकी मतलब रेसिस्टेंस कितना रहेगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में डालेंगे तो नरिशमेंट, इतने दिन हमने नरिशमेंट को इसको देख दे के ये चाहिए वो चाहिए करके, हार्मोन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, देख के हम दे रहे थे। अभी उसको मतलब क्या होगा, खुद से ज़मीन से लेनी पड़ेगी। अभी अचानक मतलब इसकी सारे काम करना पड़ेगा नॉर्मल प्लांट की तरह, इसको तकलीफ होगा ना, राइट। तो उसको हमें क्या करना है, वो छोटा सा प्लांटलेट को हमें ट्रेन कराना है, सो दैट कोई प्रॉब्लम की बिना, उतनी तकलीफ की बिना वो अच्छी तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो कर सके, ओके। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड हार्डनिंग, ओके। सो यहाँ पे क्या की जाती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टॉलरेंस इन द प्लांट इन ऑर्डर टू ट्रांसफर देम इनटू अ फील्ड, ओके। वो हार्डनिंग कैसे की जाती है, वो टॉलरेंस को कैसा लाना पड़ता है प्लांटलेट में, ठीक है। सो ये प्लांटलेट जो है ना, इसको पहले एक छोटा सा अर्दन पॉट में हम दे देते, लगा देते, ठीक है। ये मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में ही, ठीक है। अभी ये जो अर्दन पॉट में हमने लगा है ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है और लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। देखो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा और लाइट इंटेंसिटी बहुत कम। प्लांटलेट को लाइट इंटेंसिटी कम मिलेगा तो बेचारा कैसा, मतलब वो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस कंडीशन दे रहे हैं उस छोटा सा प्लांटलेट को, है ना। तो अच्छी तरह से उसको मतलब सनलाइट नहीं मिल रही, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि एक तरह का स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है ना। तो ये इसको करीब 3 से 4 हफ्ते तक इसको क्या करेंगे, इसी कंडीशन में ग्रो कराएंगे। इसी कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में इसको ग्रो करने से प्लांट बॉडी में अभी स्ट्रेस हार्मोन की जनरेशन होगा। स्ट्रेस हार्मोन इज नथिंग बट एब्सिसिक एसिड, आप सबको याद है ना, राइट। एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन की डेवलपमेंट इसमें होगा। सो स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हो गया तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो हम प्लांट को इंटर्न सिखा रहे, बाद में तुम्हें स्ट्रेस वेस आएगा तभी तुम्हें अच्छी तरह से ग्रो करना है, ठीक है। ऐसा करके प्लांट को हम ट्रेन करा रहे, फाइन। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्लांट टू grow in a field area, we are developing a stressful condition in the plant body, ठीक है। आर्टिफिशियली स्ट्रेसफुल कंडीशन दे रहे, ठीक है। तो वंस अगर उसमें स्ट्रेस हार्मोन जनरेट हो गया तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अच्छी तरह से वो रहना सीख लेगा, ठीक है। सो अभी इसमें टॉलरेंस जनरेट हो गई है, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में इसको दे के ग्रो करा सकते हैं। So that is all about basic technique in the plant tissue culturing, okay? अभी हमें एक और चीज़ डिस्कस करना बाकी है टिश्यू कल्चरिंग में, दैट इज टाइप ऑफ टिश्यू कल्चरिंग बेस्ड अपॉन द एक्सप्लांट दैट इज़ यूज्ड, है ना। तो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी ये जो चैप्टर खत्म हो गई है, आप साथ साथ में इसको पढ़ाई करना शुरू कर लेना, ओके। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको ये चैप्टर पूरा आएगा, ठीक है। साथ साथ में पुराना चैप्टर्स भी आएंगे। सो अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना, फाइन। थैंक यू।